स्टूडेंट्स, हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात की थी। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं तो ठीक है, लेकिन वो कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी अभिक्रियाएं हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। अब देखिए, संयुग्मन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे एक और एक दो होते हैं गणित में, तो दोनों जुड़ करके क्या हो जाते हैं? दो। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक अणु दूसरा अणु दोनों मिलकर के जुड़ गए और जो नया उत्पाद बनेगा उसमें दोनों ही जो भाग ले रहे हैं क्रियाकारक या रिएक्टेंट्स, वो दोनों ही इसमें आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ आपने को एग्जाम्पल बताया गया है कि ए और बी ये दोनों अलग अलग प्रकार के अणु हैं, दोनों मिलकर के एक नया उत्पाद या प्रोडक्ट बनाएंगे। ये ए और बी है, यानी कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया और दोनों ही इसमें मौजूद हैं। जो इधर हैं वो इधर भी हैं, बस यहाँ पर हमने अलग अलग लिया, यहाँ पर ये जुड़ गए। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। यानी कि जो हमने लेफ्ट साइड में अभिकारकों में लिया है वही हमारे उत्पादों में भी मौजूद होंगे। जो भी इसमें क्रियाकारक भाग लेंगे, चाहे वो परमाणु के रूप में हो या अणु के रूप में हो या गैसेस के रूप में हो या लिक्विड सॉलिड किसी भी रूप में हो, लेकिन वो दोनों इधर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? ये मैं इसलिए थोड़ा ज्यादा देर रोक रही हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए, बुक ना हो तो भी आप लोग इसको पढ़ पाए। अब ये जैसे कोयला हम जलाते हैं, ऑक्सीजन को जरूरी है, आपको मालूम है, किसी भी चीज को जलाने के लिए, और जलने को हम दहन कहते हैं, ये भी हमें पता है। तो कार्बन को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनती है? CO2, जो कि धुएं में पाई जाती है। हमें मालूम है कि जो धुएं के रूप में हमें मिलती है। तो ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें देखिए हमने कार्बन लिया था, कार्बन मौजूद है, हमने ऑक्सीजन का एक अणु लिया, इसको हमने तत्व के रूप में लिया है डायरेक्ट, न इसको हमने खाली तत्व के रूप में लिया है, यानी कि कार्बन एक तत्व है, उसको उसी रूप में लिया है और सॉलिड है, S लिखा हुआ है। फिर ऑक्सीजन है, गैस है, वो तो हमें मिल जाती है, अगर हम किसी को खुली हवा में जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो होती है उसमें, तो वहीं से भी मिल जाती है। तो ये CO2 गैस के रूप में हमें मिल जाती है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें C भी है, C और O2 मिलकर के CO2 बना रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि हमने एक और एक मिलाया और दो हो गया, तो यही वाली बात है। तो इसलिए इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से मैग्नीशियम रिबन, या यहाँ पर जैसे कि फीता लिखा हुआ है, मतलब एक चपटे तार के रूप में मिलता है, इसलिए हम इसको रिबन कहते हैं। तो ये अगर मैग्नीशियम रिबन को भी हम ऑक्सीजन में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 क्यों लिखा है हमने? तो यहाँ पर हमें इसमें भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि हमें ऑक्सीजन तो O2 के रूप में ही मिलती है हमें, तो इसलिए हमें इसको Mg के रूप में भले ही लिया है हमने, लेकिन यहाँ पर हमें 2 लिखना होगा, क्योंकि हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ पर 2 आएगा। तो 2Mg + O2 2MgO। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तत्व दोनों मौजूद है। यहाँ पे मैग्नीशियम है, वो एक तत्व है सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इसका हम एक फीता टाइप लेते हैं, रिबन टाइप लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम सॉलिड हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, और दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड एक थोड़ी पिंकिश ग्रे कलर की राख के रूप में हमें ये मिलता है, गिरता है। जैसे कि हम कोई पटाखा चलाते हैं, रस्सी वगैरह जलाते हैं और उसमें हमें गुलाबी गुलाबी राख मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आपको गुलाबी राख मिलती है। तो ये इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि जितना इसमें पदार्थ है उतना ही इधर भी होगा, और प्लस दोनों पदार्थ होंगे, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन ली, ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो दोनों तरफ जो तत्व हैं वो समान हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 2Mg लिखना आवश्यक रहेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो रिएक्शन है, ये इसी एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम योगात्मक अभिक्रिया का। कैसे? कि जैसे ये इथीन है, CH2 दो डबल बॉन्ड से ये कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, CH2 और CH2 ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इनमें अभी क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो अगर इसको सिंगल करना होगा तो हमें 2 हाइड्रोजन और जोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ सकते हैं। ये हमारी एक अभिक्रिया है जिसमें कि निकल उपस्थित है उत्प्रेरक के रूप में, और 473 केल्विन इसमें टेम्परेचर है, और 100 एटमॉस्फेयर
दाब लगता है तब हमें क्या मिलती है, इथेन गैस मिलती है। ये इथीन गैस है या इसको इथिलीन भी बोलते हैं, और ये इथेन गैस है। एन का मतलब होता है उसमें कंप्लीट हाइड्रोजन जितनी, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है तो एक वैलेंसी तो एक संयोजकता तो कार्बन कार्बन में काम आ गई, 3 संयोजकता कैसे काम आ गई, एक एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में, तो CH3 इस तरीके से। तो ये भी एक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जिसमें कि इथीन पर हाइड्रोजन जुड़ गई तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, तो ये CH3 यानी कि इथेन बन गया। इसमें 2 हाइड्रोजन की इसमें कमी है, लेकिन ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिल गई और यहाँ पे CH3 ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, CH3 इथेन। ठीक है, उसके बाद होता है विस्थापन अभिक्रिया। ये एक बार हमने अपने सेंटर पे इस तरह से बताया भी था कि यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 लड़कियां हैं, आशा और नीतू, दोनों ने हाथ पकड़ रखा है। अब लेकिन मिताली भी आ गई, तो मिताली ने क्या किया कि ये नीतू जो है वो यहाँ से हट गई। अब कौन बात कर रहा है, आशा और ये नीतू है। ठीक है, तो अब आशा और मिताली बात कर रहे हैं, तो ये आशा और मिताली पास पास आ गए और ये नीतू अलग हो गई इसमें से। ठीक है, ये दोनों बात करने लग गए, तो यानी कि इसमें क्या होगा, एक ने दूसरे का विस्थापन कर दिया। ठीक है, जैसे AB एक हमारा यौगिक है या कोई भी कंपाउंड है और एक दूसरा अभिकारक आ गया रिएक्शन करने के लिए, तो C आ गया। अब क्या किया, A से C ने रिएक्शन कर लिया और B यहाँ से हट गया। ठीक है, तो ऐसी कई अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4, यहाँ पर एक Cu आयन है, कॉपर का आयन है, सल्फेट आयन है जो कि नेगेटिव आयन है। बाद में आप पॉजिटिव नेगेटिव आप आगे समझ जाएंगे। तो ये कॉपर आयन सल्फेट आयन दोनों से मिलकर के कॉपर सल्फेट बना। फिर यदि हमने जिंक से इसकी क्रिया कराई या खाली जिंक का तार जो है कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डाल दिया, तो रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है। इसका कलर होता है ब्लू और इसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, और कॉपर का रंग तो तांबे का बर्तन आप जानते हैं, कॉपर का वायर भी आपने देखा है, वही कॉपर के कलर जो कि एक थोड़ा रेडिश कलर का होता है। तांबे का अलग ही कलर होता है जो हम सब तांबा कलर उसको कह सकते हैं, है ना, कॉपर कलर ही कहते हैं उसको वैसे। तो ये कॉपर अलग हो जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, CuSO4, तो इस Cu की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया, ZnSO4 आ गया। तो ये सल्फेट ही है लेकिन अब जिंक सल्फेट है, और यहाँ से जिंक तो क्योंकि इधर आ गया तो अब यहाँ से क्या हट गया, कॉपर हट गया, तो कॉपर अलग हो गया, तो वो ये कॉपर हो गया। तो ये इसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। किसने किसको विस्थापित कर दिया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग का विलयन होता है और इसमें जिंक के टुकड़े यदि हम डाल दें, वो थोड़े टिन के जैसे होते हैं कलर में, तो ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग थोड़ी देर में गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाएगा, इसको अपन एक दिन करके देखेंगे, खुद करके देखेंगे, जब हमारा सेंटर इसके लॉकडाउन के बाद वापस शुरू हो जाएगा तो हम इसको आपको करके दिखाएंगे कि कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है और इसमें यदि हम ये थोड़े से जिंक के टुकड़े डाल दें तो थोड़ी देर बाद में ये वाइट हो जाता है और कॉपर जो भूरे रंग का जो कॉपर होता है वो आपको एक अलग से दिखाई देने लग जाता है, लाल भूरे रंग का, और कॉपर निक्षेपित हो जाता है, उसमें नीचे बैठ जाता है निक्षेपित होकर के, और विलयन जो है उसका कलर थोड़ा कलरलेस होने लग जाता है, यानी कि वाइट होने लग जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर सफेद होता है और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ठीक है, तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। किसने किसको विस्थापित कर दिया, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर Zn जो है यानी कि जिंक जो है, जिंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है या तरीका होता है लिखने का, जिंक का क्या लिखते हैं हम, उसका जो सिंबल है वो क्या है, Zn। तो जिंक को हम ऐसे लिखते हैं Zn और कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu, क्योंकि कॉपर को वैसे तो COPPER लिखते हैं, लेकिन क्योंकि उसका नाम है क्यूप्रम, ठीक है, तो इसलिए हम इसको Cu लिखते हैं। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल नेम है या लैटिन नेम है वो है क्यूप्रम, तो इसलिए हम इसको Cu से लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ये बात बतानी थी कि Zn अधिक क्रियाशील धातु है और Cu उससे कम क्रियाशील है, तो जहां भी ये दोनों मिलेंगे तो Cu को, कॉपर को जिंक विस्थापित कर सकता है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट में कॉपर को किसने विस्थापित कर दिया, जिंक ने विस्थापित कर दिया। और तत्वों की क्रियाशीलता कैसे जानी जाती है, देखिए यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और मैंने आपके लिए एक चार्ट अलग से बनाया है जिसमें मैंने सारी रिएक्शंस को एक साथ लिखा हुआ है। मैं उसको एक बार तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी और बाद में आपको उसकी
फोटो भी पोस्ट कर दूंगी, जिससे कि आप जब चाहें उसको देख सकें। देखिए, इसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब इसको सक्रियता को देखो कैसे मापते हैं। हाइड्रोजन से नीचे की धातु हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होती है, और हाइड्रोजन से ऊपर की धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, ये एक क्रियाशीलता का माप है। अब यहाँ पे क्या है, इन सब के सिंबल लिखे हुए हैं, यानी इन सबको जो बताने के लिए जो हमारे चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, ठीक है, वो लिखे हुए हैं। तो ये सिंबल इसका, जैसे कि पोटेशियम का सिंबल क्या है, के। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल है के, क्योंकि इसका वैसे नाम होता है कैलियम। इसी तरह से सोडियम का Na, क्योंकि इसका वैसे नाम होता है नेट्रियम, लेकिन हम इसको सोडियम बोलते हैं। तो नेट्रियम से इसकी स्पेलिंग बनी Na, फिर कैल्शियम से इसका जो सिंबल बन गया Ca, फिर मैग्नीशियम, उससे सिंबल बन गया Mg, फिर जिंक, उससे सिंबल बन गया Zn, फिर आयरन, आयरन का नाम होता है फेरस या फेरिक, तो इसलिए इसको Fe से लिखा जाता है। लेड, लेड का जो नेम है असली, वो है प्लम्बस। ठीक है, प्लम्बस या प्लम्बिक बोलते हैं जिसको, तो इसलिए इसका जो सिंबल है वो Pb है। और ये है हाइड्रोजन, जिसको कि हम सब जानते हैं, इसका सिंबल H है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे, ये तो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, ये तो पता लग गया। लेकिन इसमें भी जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, यानी कि पोटेशियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस या विस्थापित कर सकता है, सोडियम जो है वो कैल्शियम को विस्थापित कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को विस्थापित कर सकता है, जिंक आयरन को विस्थापित कर सकता है, और आयरन लेड को विस्थापित कर सकता है। तो ये तो इसमें इसके ऊपर वाली बात हो गई। फिर हाइड्रोजन से नीचे वाली बात आ गई। अब हाइड्रोजन में भी नीचे क्या है, कॉपर, हाइड्रोजन से कम एक्टिव है। फिर कॉपर से भी कम एक्टिव है मरकरी, फिर मरकरी से कम एक्टिव है सिल्वर, और सिल्वर से कम एक्टिव है गोल्ड। यानी कि सिल्वर जो है, ठीक है, वो गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन गोल्ड सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो गोल्ड की प्लेटिंग सिल्वर पे होती है, लेकिन सिल्वर की प्लेटिंग गोल्ड पे नहीं होती, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा कि कॉपर को किसने रिप्लेस कर दिया, जिंक ने, क्योंकि जिंक कहाँ पर है, हाइड्रोजन से ऊपर है श्रेणी में। ये एक श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी। तो कौन एक्टिव ज्यादा है, सक्रियता का मतलब है एक्टिव, एक्टिव होना, एक्टिविटी। तो किसकी एक्टिवनेस ज्यादा है, जिंक ज्यादा एक्टिव है किससे, कॉपर से। इसलिए ZnCuSO4 में से कॉपर को किसने रिप्लेस या विस्थापित कर दिया, जिंक ने विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिर ये यहाँ पर इसी तरह से दिया है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व से हम घटते हुए क्रम में न्यूनतम क्रियाशील तत्व पर जा रहे हैं। यानी कि पोटेशियम यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील है और गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। इसका जो देखिए, इसका कॉपर का आपको बता दिया, क्यूप्रम की वजह से इसका Cu सिंबल है, मरकरी का Hg सिंबल है, और सिल्वर का अर्जेंटम की वजह से Ag, ठीक है, अर्जेंटम नाम है, और गोल्ड का ऑरम, तो इसलिए इसका Au। ये इस तरह से इसके सिंबल हैं जो कि इनके नाम के हिसाब से बनाए हैं। इनको सबको आपको याद रखना चाहिए और याद रखना ही होगा, क्योंकि आगे आपको ये सब याद रखने होंगे आगे। ठीक है, धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या था, आशा और नीतू बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिताली और प्रियंका बात कर रहे हैं। ठीक है, अब नीतू और आशा में से यहाँ से ये नीतू और आशा, ये मिताली, ये प्रियंका। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें जो नीतू है वो अब किससे बात करने लग गई, प्रियंका से। तो नीतू और प्रियंका यहाँ दोनों बातें करने लग गए, और आशा और मिताली ये यहाँ पर बात करने लग गए। ठीक है, ये हमने एक बार करके दिखाया था आपको कि किस तरह से बॉन्ड बनते हैं। ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में मान लीजिए आशा और नीतू ने हाथ पकड़ रखा है, यहाँ मिताली और प्रियंका ने हाथ पकड़ रखा है। अब यहाँ पर बदल गया, यहाँ पर आशा और प्रियंका ने हाथ मिला लिया और नीतू और मिताली ने हाथ मिला लिया। ये हमने करके देखा था, वहां पर आपको बताया था। तो इसको कहते हैं द्विविस्थापन, डबल विस्थापन, क्योंकि ये दो अलग अलग हमारे पास ए बी और सी डी, ये अलग अलग हमारे पास क्रियाकारक हैं, ये अभिकारक हैं, या दो कंपाउंड हैं या दो यौगिक हैं। तो उसमें से क्या होगा, यहाँ पर बी, जैसे ए बी है
तो यहाँ पर क्या बन गया, ए और डी। तो ए और डी ने आपस में क्रिया कर ली, और फिर बी और सी ने आपस में क्रिया कर ली, तो ये सी बी या बी सी कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये इस तरह से नए कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ये अब उदाहरण यहाँ पर देखिए आप, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिएगा कि आपको ये सारे नेम्स जो हैं उनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बार बार देखिए वही एग्जाम्पल आ रहे हैं सामने, आपको नाम मालूम है, कॉपर सल्फेट मालूम है, दोबारा आया है वही एग्जाम्पल, पिछले उसमें भी था विस्थापन अभिक्रियाओं में भी, और डबल विस्थापन में भी यही नाम आ गया। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आप पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ने इसके हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कर ली, तो ये बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड। और सल्फेट जो है वो सोडियम से क्रिया कर लेता है, तो सोडियम सल्फेट। इसका जो ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, आप देखिए कोई भी यौगिक होगा इसमें जो पॉजिटिव आयन होगा उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और नेगेटिव आयन को राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसका पार्ट है, इसने इसके नेगेटिव पार्ट से क्रिया करेगा। आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो पता ही है ना, कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से क्रिया करेगा और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन से क्रिया करेगा। तो ये कॉपर पॉजिटिव आयन है जो कि हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और सल्फेट यहाँ पर नेगेटिव आयन है, तो यहाँ का जो पॉजिटिव आयन सोडियम है वो नेगेटिव आयन सल्फेट से क्रिया करके एक नया कंपाउंड बनेगा जो कि होगा सोडियम सल्फेट। अब ये देखिए कि जो यौगिक, लेकिन जो आयन्स बनते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट से हमें कौन से आयन मिलेंगे, कॉपर +2 आयन और सल्फेट आयन। NaOH से हमें कौन से आयन मिलेंगे, पानी में घोलने पर, क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है, आपको बताया था आयोनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं, ठीक है। तो जब पानी में घोलने पर इनके आयन्स अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ से क्या आयन अलग होंगे, Na+OH- आयन। अब ये जो इसका पॉजिटिव आयन था Cu+ आयन, वो रिएक्शन करेगा इसके नेगेटिव आयन से और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। और यहाँ का ये पॉजिटिव आयन है वो इस नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके और यहाँ पर सोडियम सल्फेट बनाएगा। तो अब आप देखते हैं कि सोडियम, यहाँ पर देखिए सोडियम पॉजिटिव आयन है, पहले लिखा जाता है और ये बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह से इनको हम लिखते हैं। और ये जो Na2SO4 क्यों लिखा, यहाँ पर आप कहेंगे यहाँ पर तो Cu2SO4 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की वैलेंसी, इसकी +2 है, इसकी भी +2 है, SO4-2, जो कि आगे मैंने आपके लिए पूरी एक टेबल बनाई, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो ये एक रेडिकल होता है, यानी कि आयन है, पूरा सल्फेट आयन है, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये एक बहुतात्विक, एक से अधिक तत्व हैं इसमें, तो मल्टी एटॉमिक इसको कहेंगे, जिसमें बहुपरमाणविक, सल्फर का परमाणु भी है, ऑक्सीजन का परमाणु है, बहुपरमाणविक रेडिकल है, इनको हम मूलक भी कहते हैं। तो ये एक सल्फेट मूलक है जिसकी की वैलेंसी -2 है। यहाँ पर कॉपर आयन Cu+2 निकलेगा, उसकी भी वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने Cu और यहाँ पर क्या है, इसकी वैलेंसी OH-1 है। ये देखिए हाइड्रोक्साइड आयन की वैलेंसी क्या है, OH-1। अब इसकी +2 है और इसकी -1 है, इसलिए -1 Cu+2 को कैंसिल करने के लिए हमें 2 माइनस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर क्या बना, CuOH, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन हमें 2 चाहिए होंगे। तो Cu और ब्रैकेट में, जैसे मैथमेटिक्स में हम लिखते हैं नंबर को, ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है कि ये CuOH और Na2SO4, क्योंकि सोडियम की +1 वैलेंसी है और SO4 की -2 वैलेंसी है। तो -2 को कैंसिल करने के लिए हमें सोडियम 2 चाहिए होंगे, क्योंकि इसकी 1+ वैलेंसी है। तो जिसकी +1 वैलेंसी है वो 2 चाहिए होंगे इसको -2 को कैंसिल करने के लिए। तो इस तरीके से ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया Na2SO4। और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी हम आपको लैब में वहां पर करके आपको बता सकते हैं। जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा तो हम आपको रिएक्शन करके बताएंगे, ये बहुत जल्दी जल्दी होती है। एक बार आगे और आपका ये एग्जाम्पल आएगा। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये कौन सा ये सिल्वर है, ये नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये KCl यहाँ पर गलती से लिखा गया है, इसको आप ना देखें। और AgNO3 और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, देखिए Ag ने रिएक्शन कर ली इसके क्लोराइड से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से क्रिया करेगा। ये नेगेटिव आयन है, इसके पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करेगा, नेगेटिव मूलक है। तो Ag+ ने रिएक्शन कर ली Cl- से, तो इसने बना लिया AgCl सिल्वर क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की जगह अब ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। और K पॉजिटिव है, NO3- रिएक्शन करिए, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा, ठीक है। तो ये डबल विस्थापन हो गया, यानी कि हर कंपाउंड से ये इन दोनों में 2-2 आयन्स हैं
और दोनों ने अपनी अपनी जगह बदल दी, इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद अपघटनी अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना या डिसोसिएशन। इसमें क्या होता है, एक ही बड़ा मॉलिक्यूल हो और वो दो में विभक्त हो जाए, तो उसको हम कहते हैं अपघटन। ठीक है, तो ये AB कोई भी एक था, अणु था, मॉलिक्यूल था या कोई भी अभिकारक था, वो A और B में विभक्त हो जाता है। अब ये विभक्त होने का जो है वो कई तरीकों से विभक्त हो सकता है ये, इसलिए जो अपघटनीय अभिक्रिया उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वैद्युत अपघटन या विद्युत अपघटन यहाँ पर लिखा है। इसमें क्या होता है कि जैसे वाटर है, उसको यदि हम अपघटित करना चाहें तो इसे हम किसी भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। थोड़ा सा आयनिक करने के लिए इसमें H+ या ऐसे कुछ डाला जाता है, तो इसलिए इसको फिर हम क्या करते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे सेल बनते हैं तो उसमें आप ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है। एक इलेक्ट्रोड इसमें, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आपको मालूम है इलेक्ट्रोड होंगे, एनोड और कैथोड। कैथोड जो होता है उस पर कैटायन जाते हैं, तो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। और जैसे सेल में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई देते हैं ना, एक एंड उसका पॉजिटिव होता है, ऐसे नेगेटिव होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड जो है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। और ये जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो नेगेटिव आयन होते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाते हैं, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाते हैं। वही क्योंकि जो विद्युत आवेश होता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण, तो हाइड्रोजन जो है वो कैटायन होता है इसका, तो ये कैथोड पर, यानी कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो ये कैथोड पर रिलीज होगी। और ये एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये एनोड पर रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरह से NaCl का यदि हम एक्वस सोल्यूशन हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं नमक के घोल में, तो हमें सोडियम एक्वस और Cl2 गैस के रूप में हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर गैस रिलीज होती है, और बाकी जो ये एक्वस रूप में हमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड के आसपास इकट्ठा मिलता है एक्वस फॉर्म में सोडियम। तो विद्युत अपघटन में एनोड व कैथोड पर अलग अलग उत्पाद बनते हैं, ये हमें मालूम ही है। दूसरा अपघटन का कौन सा तरीका है, गर्म करना, यानी कि उष्मीय या तापीय अपघटन कहते हैं। ये गर्म करने का निशान है, आप लोगों को पता है। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला हम कई बार देख चुके हैं, CaCO3। उसको जब गर्म करेंगे तो CaO + CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाएगी। और जब हम गर्म करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि ये सूखा चूना जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, इसको कितने डिग्री तक गर्म करना होता है, 473 केल्विन तक इसको गर्म करेंगे, और इसमें 273 माइनस कर दो, यानी कि 200 डिग्री तक इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल के बाहर उड़ जाती है गैस के फॉर्म में यदि हम खुले में गर्म करें तो, और कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचा रह जाता है। उसके बाद आता है प्रकाशीय अपघटन। तो पहले मैं आपको ऐसे ही बुक में बता रही हूँ, समझा रही हूँ, और उसके बाद में आपको चार्ट बना रखा है उसमें एक बार और समझा दूंगी। तो इस प्रकार से ये प्रकाशीय अपघटन। अब जैसे आपने देखा होगा, हम किसी चीज को सुखाने के लिए प्रकाश के रूप में भी तो रखते हैं। तो किसी चीज को अपघटित, जैसे हमें किसी गीली चीज में से पानी निकालना है तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अणु भी होते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं जो कि धूप में होती हैं। प्रकाश संश्लेषण को आप सब जानते ही हैं, वो धूप में होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि Hν क्यों लिखा है। Hν क्या है, ये फोटोन्स। Hν का मतलब है कि फोटोन। जो H है यहाँ पर, Hν क्या है, कोई भी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जैसे ये एक प्रकाशिक अभिक्रिया आपको बता देती हूँ, 2HBr जो आपकी ये बुक में लिखी हुई है, ये अपघटित किससे लिखा हुआ है यहाँ पर, Hν और प्रकाश। तो प्रकाश को हम Hν से क्यों लिखते हैं, इसकी थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ ये नहीं है। हाइड्रोजन और Br2 ये गैस की फॉर्म में, जब भी कोई गैस होती है ना, अगर यहाँ पर गैस नहीं लिखा है और इधर ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, गैस है। ठीक है, और ये भी गैस है वैसे तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस, दोनों ये गैस की फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं और ये निकलते हैं। अब ये प्रकाश को Hν क्यों लिखा है, H यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, प्लैंक्स कांस्टेंट या प्लैंक स्थिरांक। ठीक है,
या इसको हिंदी में आप बोलते हैं प्लांक स्थिरांक। ये एक स्थिरांक है। और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। ये है प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। या प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है। अब ये एच न्यू मतलब क्या हुआ कि जब ये जो कांस्टेंट है, जब इसका गुणा हम इसकी आवृत्ति से करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट को हम प्रकाश की आवृत्ति से गुणा करते हैं, तो हमें एच न्यू एक नया कांस्टेंट मिल जाता है, क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो यहाँ पर जो अभी मैं इतना सा बताना चाहती हूँ आपको कि एच न्यू क्यों लिखा है। ठीक है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में हम जब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें बात करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो भी अपना लंबा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये एच न्यू क्या है कि ये एक कांस्टेंट हो गया दोनों मिला करके, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 फोटोन। इन दोनों को गुणा करके एच न्यू इज इक्वल टू 1 फोटोन के बराबर इसकी एनर्जी होती है। इसमें कितनी ऊर्जा होती है? 1 फोटोन के बराबर। तो प्रकाश को हम फोटोन्स के रूप में मापते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का कांस्टेंट है जिसको कि हम हमेशा जब भी प्रकाश की बात करेंगे कि भाई ये रिएक्शन या ये अपघटन जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पर किसका अपघटन हो रहा है? HBr का अपघटन हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, उसको प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर के ये हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस के रूप में अलग हो जाते हैं दोनों। ठीक है, उसके बाद एक और प्रकार है हमारा, लास्ट है ये प्रकार, मंद और तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आपने देखा होगा कुछ अभिक्रियाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये AgNO3 और HCl, तो जैसे ही दोनों की एक एक बूंद हम मिलाएंगे वैसे ही हमें श्वेत अवक्षेप मिल जाता तुरंत। टेस्ट ट्यूब में ये मिला के आपको बताऊंगी। पिछली बार मैंने बताया था, अभी पिछली रिएक्शन में यहाँ पर हमने AgNO3 की जगह NaCl लिया था। नमक में भी क्लोराइड आयन है, उससे भी Cl बन सकता है। तो ये AgCl, ये जो HCl ले लो यहाँ पर, चाहे NaCl ले लो, तो ये AgCl श्वेत अवक्षेप बनेगा सिल्वर क्लोराइड का। तो ये अभिक्रिया तुरंत हो जाती है। इसी तरह से NaOH और HCl को हम जब उदासीन करना चाहते हैं तो ये अभिक्रिया तुरंत हो जाती है। NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही मिलाते हैं तो नमक का विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये देखिए आप कितनी जल्दी हो जाती है, 10⁻⁻10 सेकेंड में, यानी कि 10⁻10 का मतलब होता है 10 का 10 गुना। तो ये 10 का 10 गुना कम, 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो ये बहुत कम मान है, यानी कि सेकंड के पता नहीं कौन से हिस्से में 10 के बाद 10 जीरो लगा दो और उससे 1 सेकंड को डिवाइड करो। ठीक है, उतने कम सेकंड में ये पूरी हो जाती है। ठीक है, अभिक्रिया। तो ये एक तीव्र अभिक्रिया है। तो मोस्टली जो आयनिक अभिक्रिया होती है जिनमें आयन्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे Na+OH- आयन, पानी में घोलते ही इनके आयनों में विभक्त हो जाते हैं, फिर आयन फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं, तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। और स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? जैसे ये स्लो रिएक्शन के एग्जाम्पल है, जंग लगना, धीरे धीरे जंग लगता है। जैसे एक पिन है, उसको हमने पानी में मान लो गलती से छोड़ दिया, कहीं कील को छोड़ दिया नाली के किसी पानी के आसपास या क्यारी के आसपास, तो वो धीरे धीरे लगते लगते उसमें धीरे धीरे जंग लग जाएगा और वो लाल हो जाएगी, क्योंकि जंग का कलर जो होता है वो रेड होता है, जो ईंट जैसा रंग होता है उसका ये कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो जंग लगना एक बहुत धीमी अभिक्रिया है। ऐसे ही पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि हम कहते हैं ना भूगर्भ अभिक्रियाएं, वो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं। जो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करके ऑक्सीजन बनाते हैं, ये भी एक धीमी अभिक्रिया है। इसी तरह से एसिटिक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया है, इसमें इथाइल एस्टेट बनता है, ये भी एक धीमी अभिक्रिया है। तो ये कुछ अभिक्रिया बहुत धीमी गति से चलती हैं और कुछ अभिक्रिया बहुत ही फास्ट चलती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे बाद में, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, जिनके बारे में वैसे एक बार हम बात कर चुके हैं, तो इसलिए अभी इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं।